हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि चैप्टर वाइज साल पेपर जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जिसमें कि ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं पिछले वर्ष में, सभी जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि सब्जेक्ट आपका साइंस प्लस जीके सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है। प्रीवियस ईयर के 234 सेट इस बुक में कंप्लीट किए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड है, विस्तृत व्याख्या सहित हल इस पुस्तक में दिया गया है, जिसमें कि आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो है 3 होने वाली है, इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आप देखे ना हो तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट जो है ये इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था जो है कंप्लीट किया जा रहा था, जिसमें कि टॉपिक जो है ये सभी टॉपिक जो है एक बाय एक करके जो भी इनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कंप्लीट किया जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, और परीक्षा में जो प्रश्न यहीं से आएंगे, इसी पुस्तक से जो है परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर सेंड कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है आपसे कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक कर्तव्यों का, निर्देशक सिद्धांत का, या नागरिकता का, या मौलिक अधिकार का है? और ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी में 31/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए फ्रेंड, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न अंग है? तो यह है मौलिक अधिकार का, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भाग 3 कहता है, या भाग 1 में यह कहा गया है, या भाग 5 में, या भाग 6 में कहा गया है? तो किस में यह कहा गया है? ये कहा गया है भाग 3 में, मौलिक अधिकार में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्यों को स्त्रियों तथा बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। तो
तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं आपके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में, वो सभी क्वेश्चन एक बाय एक करके देखेंगे। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए थे वो सभी एक बाय एक करके देखेंगे। इसमें कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संशोधन प्रक्रिया को, मौलिक कर्तव्यों को, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को, या मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत को, डीपीएसपी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तथ्यों का अनोखी विशेषता वाला बताया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन जो है क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? मानव अधिकार से, संघीय न्यायपालिका से, संसद से, या राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में, भाग 4 में, या भाग 10 में, या भाग 3 में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 में। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ होता है एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिकता की मूल भावना है। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक बाय एक करके उसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 86वें संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए हैं? 3, 2, 4 और 1। तो इनमें से बताना है आपको कितने जो है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो ये किया गया था 1। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा भारतीय संविधान में 1 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अर्थात मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में, 2002 में, 2000 में, या 1999 में शामिल किया गया था? तो कब जो है शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया है 2002 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। संविधान के अनुच्छेद 51 क
में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पालन करना और तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है, मौलिक कर्तव्य है। चौथे में, तीसरे में, दूसरे में या पहले में शामिल है? तो ये शामिल है पहले में, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का पालन करना और तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 मौलिक कर्तव्यों संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्यों का पालन भी स्वेच्छा पर निर्भर करता है और इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका अनुच्छेद 51A वो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से या पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51A भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 खत्रीय स्त्री पंचायती राज का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था? संघ संविधान समिति, स्वर्ण सिंह समिति या प्रांतीय संविधान समिति या संघ समिति में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो जा करके पहले लाइक करके आइए। का फैक्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था और संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जबकि मूल यदि पूछे तो 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है? तो ये यूके से लिया गया है या यूएसएसआर से लिया गया है या यूएसए से लिया गया है या कनाडा से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसएसआर से, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है और भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिसकी संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इनमें से आपको बताना है। पहला विकल्प कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। बी विकल्प कह रहा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अहिंसा से दूर रहें। और डी विकल्प कह रहा है यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें डी विकल्प आपका
सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है और इसके तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की होगी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये समवर्ती सूची को या मौलिक कर्तव्य को, मूल अधिकार को या उद्देशिका को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो ये किए थे मौलिक कर्तव्य को। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के आरंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया तथा संविधान में एक नया भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 13 है, 11 है या 14 है? ये 2 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 11 और मूल पूछा जाए तो मूल में थे 10। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो वो भाग जो है 9A है या भाग 4A है या भाग 7 है या भाग 5 में किया गया है? तो किस में ये किया गया है? ये किया गया है भाग 4A में किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है आपके लिए। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद जो है 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है। 1976 में 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 जो है मूल कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी की थी? तो इनमें से बताना है आपको कौन किए थे। तो ये की थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया था तथा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। भविष्य के लिए पैसे बचाना एक मौलिक कर्तव्य है, जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है, या माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य है, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फैक्ट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 क
अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देख लीजिए, कई बार जो है एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 15 को किया गया है, 10 को या 3 को किया गया है, या 11 को किया गया है। तो कितने को किया गया है, 11 को किया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्यों रूस से लिया गया है, और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है। 6 को, 8 को, 11 को या 15 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये किया गया है 11 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP, या मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना का प्रियम्बल्स का, या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है, तो ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको एक बाय एक करके देखेंगे। यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के से अनधिक सदस्य का नाम जो है निर्देशित करेगा। 2 का, 4 का, 3 का या 5 का निर्देशित करेगा। तो ये करेगा जो है 2 का, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्त करेगा, और भारतीय संविधान में प्रावधान में शामिल था किंतु हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की विधायी निकायों में एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 32 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष या 25 वर्ष होनी चाहिए। तो कितनी जो है होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी अर्हता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण दिए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति दिए थे। तो ये दिए थे भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो ये होता है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद
का प्रावधान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद जो है का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति जो है कराते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वर्णित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के शपथ जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन, राजकुमारी अमृत कौर या सुचेता कृपलानी थी। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म जो है 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था और वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है, नरेंद्र मोदी, सुमित्रा महाजन, प्रणब मुखर्जी या लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह। तो कौन है भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर, तो भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर जो है ये प्रणब मुखर्जी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है और प्रश्नकाल के दौरान तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में जो है अभी राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडल समिति CCS ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद के सृजन की घोषणा की है तथा जनरल विपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। ये सभी फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जीके में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल या संसद के प्रमुख प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है और जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(I) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकैया नायडू या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी थे। तो इनमें से आपको बताना है अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद थे। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन मंडल जो भारत के वर्तमान का चुनाव करता है का गठन कौन करता है, राज्यपाल, संसद के प्रमुख या पूर्व राष्ट्रपति या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये करता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा
तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों एवं पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले सबसे पहले रामनाथ कोविंद का कौन सा पद संभाले थे? तो ये उपराष्ट्रपति थे या बिहार के राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष थे या बिहार के मुख्यमंत्री थे? क्वेश्चन कह रहा है भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो ये संभालते थे बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद ये जो है राष्ट्रपति बने। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिए थे? तो ये दिए थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या आंध्र प्रदेश के राज्यपाल या बिहार के राज्यपाल थे या तमिलनाडु के राज्यपाल थे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे तो ये कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर फरुखदीन अली अहमद थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 थे और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण, 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 अपने ऑफिस में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते थे? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से रिलेटेड थे? तो ये जो है बिहार से संबंधित थे। बिहार से नहीं फ्रेंड, ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। रामनाथ कोविंद जो है कहाँ से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1945 उत्तर प्रदेश के कानपुर निवास से संबंध रखते थे और 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? मीरा कुमार को, हामिद अंसारी को, प्रणब कुमार मुखर्जी को या प्रतिभा पाटिल को जो है पराजित किए थे? तो ये जो है पराजित किए थे मीरा कुमार को। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया। नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। तो अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस ने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण किए थे? जगदीप धनखड़, फाल्गु चौहान या विश्वभूषण हरिश्चंद्रन या VD मिश्रा थे? तो इनमें से आपको बताना है कौन थे। तो ये थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं और जो राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे? तो ये होंगे जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ये 2 बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनाता है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये होता है उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गवर्नर करते हैं? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के सर्वोच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा और वह जो है अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेह वेतन जो है भत्ते का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो ये किस में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 65 में या अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 66 में या अनुच्छेद 64 में जो है ये प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 66 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्रता क्या है? तो भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसद, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं अब तक के एग्जाम में वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था 1967, 1966, 1968 या 1969 में पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1968 में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ और लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा क्या हो गई तो भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार ही
में ही समाप्त हो गया। 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित भी हो गया। अगला है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य जो है अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ी जाति से, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से होंगे। और वर्तमान में 23 मार्च 2019 से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 2019 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य सुरक्षा का और मानक अधिनियम जो है पारित किया गया था? 2006 में, 2003 में, 2009 में या 2000 में जो है पारित किया गया था। तो ये 2006 में जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडार विवरण और आयात को विनियमित करने आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? लेनदारों को मुक्त ऋण या ब्याज सब्सिडी का भुगतान, ब्याज की पूरी छूट या वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। तो इनमें से आपको बताना है इन विकल्पों में से, तो इनमें डी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। दिवालिया व शोधन अक्षमता अध्यादेश 2018 में वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर को में राहत प्रदान करने की बात की गई थी और साथ ही इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग को राहत प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा से जब अब तक के जो है जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं उसको एक बाय एक करके देखेंगे। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी थी? 325 थी, 325 दो बार यही रिपीट हुआ है, 275 या 250 थी। तो ये थी 250। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 थी, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद जिसे राज्यसभा कहते हैं पहली बार कब गठित की गई थी? 7 मई 1951, 26 जनवरी 1950 या 3 अप्रैल 1952 या 15 अगस्त 1947 को गठित की गई थी? तो ये गठित किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। संसद के दोनों सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। तब से इसने देश के कल्याण और प्रगति में कई तरह से योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राज्यसभा के सभापति या महान्यायवादी के द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति जो है राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के स्तर पर होता है और जो भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है। वर्तमान में राज्यपाल के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। तो ये नामित किया जाता है 12 को, ध्यान रखिएगा।
ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आपसे पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये जो है सी विकल्प आपका सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है और जिसका विघटन नहीं होता है, किंतु प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति इसका पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे सभापति कहा जाता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है और जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। किस में किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह कभी भी भंग नहीं होता है। संसद जो है के बारे में आपको बताना है। कह रहा है यह कभी भी भंग नहीं होता है और यह हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। यह जो है हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, या यह जो है हर 3 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन इसमें सही है कि यह जो है कभी जो है भंग नहीं होता है। भारत की संसद का सर्वोच्च सदन अर्थात राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यानी यह अस्थायी सदन है, किंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है और इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति भवन होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा। तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का 1/3 एक अस्थायी सदस्य है, एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए। राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो 250 सदस्यों द्वारा होता है और जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नाम निर्देशित किए जाते हैं और शेष 238 का चुनाव राज्य तथा राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 151, जो कि इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण पर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।